हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विकास परक जो है उसका जुलाई महीने का सेकेंड पार्ट। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सब्जियों की 6 नई किस्म को मंजूरी मिली है। तो भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित सब्जी वर्गीय फसलों की 6 नवीन किस्मों को व्यावसायिक खेती एवं गुणवत्ता बीज उत्पादन हेतु मंजूरी दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं विकसित सब्जियों की 6 नई किस्म कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे आता है इंदिरा कंकोड़ा 2। ये कौन सी है? तो ये एक नवीन किस्म की है, कंकोड़ा की ही नवीन किस्म है, जिसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए विमोचित किया गया है। और इसकी जो क्षमता है वो 3500 से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और यह किस्म जो है वो 110 दिन से लेकर 115 दिन में तैयार हो जाता है। और इसलिए खास है क्योंकि इसमें जो गुणवत्ता युक्त तो प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम लोग इसके विकास की, तो ये कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट करने वाली बात है कि अंबिकापुर वाला द्वारा इसे विकसित किया गया है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे इंदिरा विंग्ड बीन 2। तो ये क्या है? तो ये विंग बीन जो है उसकी नई किस्म प्रजाति, एक तरीके से आप बोलिए कि जिसको कहा जाता है चौधरी सेम किस्म है। इसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य में विमोचित किया गया है। इसकी उपज क्षमता की बात करें तो 1500 से 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और ये जो हरी फल्ली भी इसे कहा जाता है, ये 100 दिन में तैयार हो जाता है। और इस किस्म का भी विकास जो किया गया है वो अंबिकापुर के कृषि महाविद्यालय द्वारा इसे विकसित किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ साखेन बंडा 1। तो ये जो है ये भी साखेन बंडा का नवीन किस्म है। इसमें होता यह है कि 5 से 6 माह में ये तैयार हो जाता है। और इस किस्म की जो उपज क्षमता है वो 43.8 टन प्रति हेक्टेयर है। और यह प्रजाति जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। इसमें खुजलाने की समस्या नहीं आएगी। जो ये नई किस्म है, जैसे पुरानी किस्म में अगर काट रहे हैं या छू दिए तो बहुत खुजलाता है, तो इसमें वैसी समस्या नहीं आएगी। और ये आकार में भी उससे बड़ा है। और इस किस्म का अगर हम लोग बात करें विकास की, तो ये शहीद जो गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र जगदलपुर में है, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इस किस्म को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विमोचित किया गया है इस किस्म को। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो छत्तीसगढ़ डांग कांदा 1। तो डांग कांदा की नई किस्म है। और ये इसका विकास भी किसके द्वारा किया गया है? तो जगदलपुर के कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम है शहीद गुंडाधुर, तो इनके द्वारा किया गया है। इस किस्म की जो उपज क्षमता है 15 टन प्रति हेक्टेयर है तथा औसतन उपज की अगर बात करें तो 12 से 13 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। और यह जो किस्म है वो 4 से 5 माह में तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रोटीन और खनिज की जो भरपूर मात्रा पाई जाती है एवं लंबे समय तक इस किस्म को भंडारित किया जा सकता है। और इस किस्म को भी खासकर छत्तीसगढ़ के लिए विमोचित किया गया है। कांदा पे भी बहुत सारे गाना है, बहुत सारे किताब भी लिखे गए हैं, भूलन दे कांदा वाला, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ रिलेट होता है इससे। छत्तीसगढ़ सेम 1। ये छत्तीसगढ़ सेम 1 सेम की एक नई किस्म है। इस सेम का जो कलर होगा वो बैगनी कलर का होगा। और इसकी औसतन उपज की बात करें तो 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। यह लंबी अवधि की फसल है। और पहली तोड़ाई में 102 से 106 दिन के अंदर पहली तोड़ाई किया जाता है। और दूसरी की अगर हम लोग बात करें उसके बाद की, तो पूरा 190 से 200 दिनों तक ये फसल लिया जा सकता है। और इस किस्म को ब्लाइट एवं माहू के लिए सहनशील है। मतलब इसमें बीमारी उमारी का कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ सफ़ेद बैगन 1। ये सफ़ेद बैगन की नई किस्म है। और ये बैगन जो है वो सफ़ेद फल वाली किस्म है। इसकी औसतन उपज की बात करें तो 348 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और साथ में 6 से 7 महीना के अंदर ही ये फसल तैयार हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि फसल तैयार हो जाता है।
और उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसकी तोड़ाई की, तो जो पहली तोड़ाई वो 60 से 65 दिनों में किया जाता है। और इसके जो इसमें मतलब गुच्छे गुच्छे के रूप में बैगन आते हैं। और साथ में अगर इसके हम लोग आगे बात करें तो इसमें जो जड़ विगलन रोग होता है वो रोग के लिए ये सहनशील है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें भी जड़ विगलन रोग नहीं होगा। और इसकी खेती वर्षा काल एवं गर्मी में की जा सकती है। इस किस्म को भी छत्तीसगढ़ के लिए विमोचित किया गया है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये भी छत्तीसगढ़ के लिए विमोचित किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं तो देखते हैं कि राज्यपाल ने पुस्तक पंच कैलाश 5 कैलाश बच्चों को न्यूमोकोकल वैक्सीन, ध्यान दीजिएगा न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को अब न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जिसको पीसीवी लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह टीका बच्चों को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाली निमोनिया या फिर मस्तिष्क ज्वार जिसे बोला जाता है कि सिर पर बुखार चढ़ गया, या फिर सेप्टिसीमिया, साथ में साइनोसाइटिस या फिर ओटाइसिस मीडिया, मतलब जो कान का जो इन्फेक्शन होता है, ये सब जैसी कई बीमारी जो है उससे बचाया जा सकता है। तो शिशु को 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 माह की आयु में इनकी 3 खुराक दी जाएगी। 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 माह में की जाएगी। और 3 डोज में लगने वाला जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को नियमित टीकाकरण में शामिल करने के लिए 5 वर्ष तक के लिए बच्चों की न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से रक्षा कर सकेगी। इससे प्रदेश में बाल मृत्यु दर में कमी आएगी। और साथ ही साथ देश में 5 वर्ष से कम उम्र के जान गंवाने वाले बच्चों में से 13% जो है वो निमोनिया पीड़ित हैं। और इनमें से 15% जो बच्चे हैं उनका मौत जो होता है वो न्यूमोकोकल निमोनिया से होता है। देश में वर्ष 2010 की अगर बात करें तो उसमें 1,05,000, 2015 की बात करें तो 53,000 बच्चों की मौत न्यूमोकोकल निमोनिया से हुई है पूरे देश में। इसीलिए इसको एक तरीके से बोला जा रहा है कि टीकाकरण चालू हो गया है और इसे नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं केदार बद्री मानसरोवर यात्रा एक अनुभूति का विमोचन किया गया है। तो राज्यपाल जो है वो सुश्री अनुसुईया उइके ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो है डॉक्टर S.K. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक पंच कैलाश केदार बद्री एवं मानसरोवर यात्रा की अनुभूति का विमोचन किया है। इस पुस्तक में कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का मार्ग का वर्णन किया गया है। साथ ही कैलाश का जो आंतरिक परिक्रमा का पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक आदि कैलाश के 6 दिवसीय यात्रा, श्रीखंड महादेव यात्रा, श्री मणि महेश यात्रा, कल्पलेश्वर, वृद्ध बद्री आदि बद्री इत्यादि स्थलों को विस्तृत वर्णन इसके माध्यम से किया गया है। मतलब जितने भी भोलेनाथ के स्थल हैं उससे संबंधित जितने भी वो सब चीज़ों को इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं UNDP और नीति आयोग ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को सराहा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और नीति आयोग ने बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को सराहना की है। UNDP ने नीति आयोग को सौंपे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो आकांक्षी जिले बीजापुर दंतेवाड़ा में इस अभियान के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से बीजापुर जिले में मलेरिया के मामले में 71% और दंतेवाड़ा में 54% की कमी आई है। मतलब बीजापुर में 71% की कमी आई है और दंतेवाड़ा में 54% की कमी आई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मलेरिया मुक्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू किए गए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का व्यापक असर देखने को मिला है। बस्तर क्षेत्र में इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिले हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं आगे की तो मलेरिया जो मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के रूप में पिछले वर्ष के अंत में सरगुजा संभाग में भी क्रियान्वयन किया गया है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए गए दोनों संभागों में इन विशेष अभियानों में मलेरिया के प्रकरण
में लगातार कमी आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बस्तर संभाग, मतलब सबसे नीचे का एरिया हो गया बस्तर संभाग और सबसे टॉप का एरिया हो गया सरगुजा संभाग। तो ये दोनों संभाग में मलेरिया मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अभी बस्तर के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए जा रहे हैं। उसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं जड़ी बूटी दैनंदिनी 2021 विमोचित। तो ये क्या किया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने निवास कार्यालय जो हैं वहाँ से छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा प्रकाशित जड़ी बूटी दैनंदिनी 2021 को विमोचित किया गया है। साथ ही जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, वो क्या किए हैं कि मुख्यमंत्री बघेल को स्टीवा का पौधा भेंट किए हैं। और साथ में मुख्यमंत्री बघेल को पादप बोर्ड के अध्यक्ष जो है पाठक ने बताया कि जो जड़ी बूटी दैनंदिनी में परंपरागत वैद्यों की सूची, परंपरागत ज्ञान आधारित परामर्श केंद्र, होम हर्बल गार्डन, औषधीय पौधों के उपयोग करने की विधि, औषधीय पौधों की खेती हेतु अनुदान राशि, औषधीय पौधों की खेती का तरीका, औषधीय पौधों के संग्रहण, प्राथमिक संग्रहण, मूल्य संवर्धन और मानव शरीर के लिए जितने भी लाभकारी जड़ी बूटी हैं उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों के लिए डाटा इसमें दी गई है। तो ये कौन सा था? जड़ी बूटी दैनंदिनी 2021 विमोचित किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो HIPEC तकनीक से कैंसर की सर्जरी। तो यहाँ क्या हुआ है कि रायपुर स्थित जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है वहाँ स्थित जो क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के डॉक्टर ने ओवेरियन कैंसर से जूझ रही एक 45 वर्षीय महिला का उपचार HIPEC मतलब हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनल कीमोथेरेपी तकनीक से किया है। इस महिला की बीमारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि यह कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज में है और HIPEC पद्धति से सर्जरी कर पेट के अंदर के कैंसरग्रस्त गांठों को नष्ट किया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या है यह HIPEC तकनीक। तो जो है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी होता है, ये कैंसर के उपचार की एक पद्धति है जिसमें पेट के माध्यम से सर्जरी के तुरंत बाद कीमोथेरेपी दवाई की जाती है और इन दवाई को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है। तो पेट के जो ट्यूमर और प्रभावित अन्य हिस्से हैं वहाँ सर्जरी के जरिए हटाने के बाद HIPEC तकनीक का उपयोग किया जाता है और ये जो प्रक्रिया के दौरान रोगी के शरीर का तापमान सुरक्षित रखा जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यह है HIPEC तकनीक का फ़ायदा। तो एक कीमोथेरेपी की दवा पेट में सभी हिस्सों तक पहुँच जाती है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे भविष्य में कैंसर की पुनरावृत्ति का जोखिम कम हो जाता है। यह कई हफ्तों में किए जाने वाले लंबे उपचार के बजाय ऑपरेटिंग रूम में किए जाने वाले एक ही उपचार के रूप में इसे जाना जाता है और साथ में 90% दवा पेट के अंदर रहती है जो शरीर के बाकी हिस्सों पर दवा के विषाक्त प्रभाव को कम करती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना विकसित होंगे प्रदर्शन वन। तो ये प्रदर्शन वन कहाँ विकसित किए जाएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है कि लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए ये क्या किया गया है कि जो जिला मुख्यालय होंगे वो जिला मुख्यालय में कम से कम 10 एकड़ की शासकीय भूमि को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ये सब चीज़ों से लोगों के मन में जिज्ञासाएं जागें और वो इस ओर आगे बढ़ें। और इन प्रदर्शन वन के माध्यम से इस योजना के प्रावधानों और फायदों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वे अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। और चिन्हांकित भूमि पर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के साथ साथ अंतर्वर्ती फसलों के रूप में औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे कि उन लोगों को और फायदा हो। और इसमें वन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा भी सहायता किया जाएगा। साथ में अगर बता दें तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों की आय को नया जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है वो 1 जून 2021 से शुरू की गई है। यहाँ स्टार लगा दिया हूँ, नोट कर लीजिएगा कि 1 जून 2021 से स्टार्ट की गई है। क्या की गई है स्टार्ट? तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021।
ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ फसल 2020 में धान की फसल ली, यदि वो धान के फसल के बदले अपने खेतों पे वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। मतलब आगामी 3 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और इस तरह ग्राम पंचायतों के जो पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्य वृक्षारोपण किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण अगर किया गया उस दशा में ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे क्या होगा कि भविष्य में जो पंचायत की आय है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ में इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त वन प्रबंधन जो समितियां होती हैं, अगर उन लोगों के पास भी अगर उपलब्ध राशि है तो यदि वो वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करते हैं तो क्या होगा कि पंचायत की तरह ही उन्हें जो संबंधित समितियां होंगी उन्हें भी हर वर्ष क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस योजना के तहत वृक्षों को काटने एवं विक्रय करने के अधिकार संबंधित समिति को दिया गया है कि बहुत मतलब ज़्यादा पेचीदा ना हो। अगर पेचीदा रहेगा तो लोग क्यों लगाएंगे फिर, अगर हर चीज़ों के लिए परमिशन लेना रहा अपने ही खेतों के लिए तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ों में मतलब एहतियात भी बरते जा रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब कि ढील दिए जा रहे हैं। और उसी तरीके से हम लोग इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि जो शंकराचार्य कॉलेज में शुरू होगा आइडियल लैब। तो आइडियल लैब क्या है, तो लैब स्थापित करने के लिए जो AICTE 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगा। किसी भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट और आम इंसान भी अपने यूनिक स्टार्टअप आइडिया के लिए लैब यूज़ कर सकेंगे। यहाँ का लैब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आइडिया लैब स्थापित करने के लिए देश भर में 49 संस्थानों को चुना गया है, जिसमें सेज बहार स्थित जो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है उसे भी जगह मिली है। यह एक इकलौता यहाँ का संस्थान इस शहर का। और योजना के तहत अब तक AICTI सभी 49 संस्थानों को 1-1 करोड़ रुपए अनुदान लैब स्थापित करने के लिए दे रहा है। इसमें होगा ये कि उन लोगों को जो इनोवेटिव आइडिया होता है वो सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ों को किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट होंगे उन लोगों को जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं वो डेवलप हो सकें। साथ में जो लैब के प्रोटोटाइप और फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सब चीज़ बना सकें, ये सब चीज़ों के लिए रहेगा। और साथ में जो लैब रहेगा ये आम इंसान के लिए भी खुला रहेगा और साथ में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए भी खुला रहेगा, वो भी 24 घंटे 24 आवर्स ये खुला रहेगा। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं और बाकी ये प्रोजेक्ट तो आप समझ गए कि AICTE जो है उसकी का प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य इंडिया पवेलियन लंदन डिजाइन प्रदर्शनी का प्रायोजक, तो छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो इंडिया पवेलियन लंदन डिज़ाइन प्रदर्शनी के सम्मानित प्रायोजकों में से एक है। इनका राज्य वन नीति उन उन्नत विचारों का हिस्सा है जो विश्व के सबसे बड़े डिज़ाइन प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। और ये जो लंदन डिजाइन प्रदर्शनी का ये तृतीय संस्करण है, तीसरा संस्करण 1 जून 2021 से 27 जून 2021 तक लंदन के दिल में स्थित जो सामरसेट हाउस है वो वहाँ आयोजित किया जाएगा। ये सामरसेट हाउस में, जिसे लंदन का दिल कहा जाता है। इस प्रदर्शनी में 6 महाद्वीपों से आए ऑस्ट्रिया, कनाडा, हांगकांग, भारत, इजराइल, वेनेजुएला समेत 22 देश हिस्सा लेंगे और तथा गूंज आधारित विषय पर अपने विचारों को पेश करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं रेगानार बना 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला गांव, मिला 8 लाख रुपए का इनाम। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, रेगानार, ये रेगानार तो नक्सल गांव रेगानार, ये जो जगह है ऐसी जागरूकता रही कि प्रदेश में इस पंचायत में 100% वैक्सीनेशन का नया कीर्तिमान रचा गया है और प्रदेश का ये पहला मॉडल ग्राम पंचायत बन गई है। ये कहाँ है तो दंतेवाड़ा जिले, ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित गांव जो है रेंगानार, यहाँ की आधी आबादी अशिक्षित है।
लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ऐसी जागरूकता रही कि प्रदेश भर में इस पंचायत ने 100% वैक्सीनेशन का नया कीर्तिमान रच दिया है। यह प्रदेश का पहला मॉडल ग्राम पंचायत बन गया है और इस ग्राम के सभी ग्रामीणों ने कोरोना के वैक्सीन लगवा लिए हैं। इस सफलता को लेकर कलेक्टर ने भी इस गांव को इनाम के रूप में 20 लाख रुपए देने की बात कही। यह पैसा गांव के विकास कार्यों में लगाए जाएंगे। तो कहाँ? दंतेवाड़ा के रेंगा नार जगह का नाम है, जो कि नक्सल प्रभावित है, फिर भी इतना समझदार, जो कि पूरा कोरोना वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है वहाँ। और कितने का इनाम दिया जाएगा? 20 लाख का इनाम दिया जाएगा, कलेक्टर द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं कि डेनेक्स ब्रांड आमचूर पाउडर। तो ये डेनेक्स ब्रांड आमचूर पाउडर क्या है? इस बार आम को सुखाकर कच्चे माल के तौर पे महिलाएं नहीं बेचेंगी, बल्कि उसे पाउडर के रूप में आमचूर के प्रोसेसिंग पैकेजिंग कर बाजार में बेचा जाएगा। और साथ में महुआ के साथ आम भी ग्रामीणों की आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत बनेगा और इसी स्रोत से ग्रामीणों की जो आजीविका है उसको और सशक्त करने के लिए दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा में एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई है। तो जो डेनेक्स ब्रांड आमचूर पाउडर बनाया जाएगा वो कहाँ से बनाया जाएगा? तो दंतेवाड़ा से बनाया जाएगा। और यह आमचूर पाउडर डेनेक्स आमचूर का नाम पर देश के बाज़ारों में बिकेगा। और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने दंतेवाड़ा नेक्स्ट इस मैसेज को देते हुए डेनेक्स ब्रांड लॉन्च किया है। इसके तहत पहले से ही कुछ प्रोडक्ट मार्केट में हैं और ज़िले के कम से कम 500 से ज़्यादा जो किसान हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। साथ में महिलाएं ज़्यादा मात्रा में जोड़ा गया है महिलाओं को। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर। तो ये जो अंबिकापुर का एयरपोर्ट है, जो दैरमा हवाई पट्टी कहा जाता है दैरमा के नाम से, जिसे कि अब नाम दिया गया है माँ महामाया एयरपोर्ट। और ये क्या किया गया है कि उत्तर छत्तीसगढ़ से एयर कनेक्ट के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए अंबिकापुर के माँ महामाया एयरपोर्ट जो है उसके उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया गया है। हवाई सेवा शुरू होने से सरगुजा सहित जो छत्तीसगढ़ में विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अंबिकापुर से रायपुर और बनारस के सफ़र को आसान किया जाएगा इसके माध्यम से। साथ में बिलासपुर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ कौन सा है? तो बिलासाबाई केओटिन एयरपोर्ट। यहाँ से कहाँ जाया जाएगा? प्रयागराज, दिल्ली, जबलपुर, ऐसे हवाई सेवाएं शुरू यहाँ से की गई है। और साथ में जगदलपुर का अगर बात आता है तो माँ दंतेश्वरी का भी नाम आएगा और माँ दंतेश्वरी के नाम पे ही वहाँ के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जहाँ से साउथ की ओर जाया जाएगा, हैदराबाद या फिर ऊपर रायपुर के लिए नियमित उड़ानें भरी जाएगी। और अंबिकापुर का जो दैरमा हवाई पट्टी है उसका नामकरण चेंज करके क्या किया गया है? माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब अमेजॉन पे। तो जो छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों के आदिवासी जो महिलाएं हैं उन समूह के द्वारा जो लघु अनुपज अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम ब्रांड से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन ऐप पर उपलब्ध होंगे, छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे 23 उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं और ये अमेजॉन ऐप्स में उपलब्ध होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ रोका छेका अभियान। तो ये रोका छेका अभियान क्या है? तो खरीफ फसलों की सुरक्षा और पशुओं को वर्षा ऋतु में होने वाले गलघोटू और एक टंगिया बीमारी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, गलघोटू और एक टंगिया बीमारी से बचाने के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 1 जुलाई से राज्य में रोका छेका अभियान शुरू की गई है। ये क्या है कि सुराजी गांव योजना के तहत गांव में नियमित 100% गौठानों को क्रियाशील बनाने के लिए गौठान समितियों को गठन करने एवं गौठानों में चारागाह के लिए सुरक्षित भूमि में इस वर्ष अनिवार्य रूप से चारागाह विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। यही है रोका छेका अभियान। तो गलघोटू और एक टंगिया बीमारी, तो ये स्टार लगा दिया हूँ, देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो अमेज़ॉन वाली बात अभी हो रही थी, तो ये अमेज़ॉन में जो हर्बल प्रोडक्ट दिए जाएंगे तो ये एक तरीके से सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब चीज़ों को किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हाल ही में अमेजॉन से उनके सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। ये सहेली प्रोग्राम अमेजॉन का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक टीम महिला उद्यमी के द्वारा बनाए उत्पादों को विशेष सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लगभग 13,50,000 वनवासी परिवारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो वनवासी जनजातियों द्वारा एकत्रित लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर उन्हें महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित वन धन विकास केंद्रों में अनेक उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ के वनों के इस अमूल्य लघु वनोपज में बने उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड से मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें जैसे मैंने बताया वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर, काजू हो गया, चिरौंजी हो गया, महुआ लड्डू जैसे अनेक उत्पाद शामिल हैं। कितने? तो 23 उत्पाद शामिल किए गए हैं अमेजॉन ऐप्स में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन आखिर है क्या? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 5,66,000 घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश के सभी 45,48,000 ग्रामीण परिवारों को 2023 के अंत तक, ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ष 2023 के अंत तक उनके घरों में मुफ्त नल कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगा। प्रति व्यक्ति के मान से हर घर में 55 लीटर पानी प्रतिदिन पहुंचाने से भूमिगत और सतही जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए पानी की सतह आपूर्ति बनाए रखने के लिए वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी और जल संग्रहण संरचनाओं को संधारण भी किया जाएगा। जिन नदी नालों पर रेत अधिक है वहां मिट्टी का डाइक्वाल बनाकर पानी रोका जाएगा, जिससे पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। अरपा नदी के किनारे हजारों साल पुराने पत्थर के औजार मिलने का दावा। तो अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो बिलासपुर शहर बसा है। यहीं पसाड़ काल के जो अवशेष मिले हैं, इनमें पत्थर के जो औजार हैं, हैंडेक्स, क्लीवर, पॉइंट्स और अन्य चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इन्हें कौन खोजा है? तो जो जसपुर में एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र के प्रोफेसर हैं डॉक्टर विनय तिवारी, इन्होंने इकट्ठा किया है और उन्होंने दावा किया है कि जो यह औजार हैं वो 15,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसका काम खुदाई, छिलाई, कटाई सहित अन्य काम में होता है। इससे पता चलता है कि अरपा के किनारे पसाड़ काल के दौरान मानव संस्कृति बसा करती थी। और इस दावों के पीछे का जो 3 कारण है वो कारण देख लेते हैं। तो अरपा नदी का इतिहास समृद्ध रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। काफ़ी साल पहले जब इस इलाका में जंगल था तब निश्चित रूप से नदी बहा करती थी और इसका पानी का उपयोग यहाँ रहने वाले जंगली जानवर के अलावा पसाड़ काल में मनुष्य किया करते थे। साथ में दूसरा कारण, नदी में मछली, जंगल में कंदमूल सहित खाने के लिए और शिकार के लिए दूसरी चीज़ें आसानी से उपलब्ध थी, जिसके चलते यहाँ इंसानों के बसने के तथ्य में लगता है कि दम है। और साथ में तीसरा कारण है कि उपकरण और रॉ मटेरियल का उपलब्ध होना, इन्हीं के जरिए शिकार और रोज़मर्रा के जीवन की दूसरी चीज़ें करते होंगे। इस कारण से ऐसा दावा किया जा रहा है। तो इसी तरीके से सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण थर्ड पार्ट लाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस टाइप के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।